स्टार्ट करते हैं। आज इतिहास में मौर्य प्रशासन और मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे प्रश्न अच्छे लेवल के बनाए जा सकते हैं, जिसको यूपीपीसीएस, आरओ और साथ में अन्य परीक्षाएं जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि जो मौर्य प्रशासन या फिर जो मौर्य साम्राज्य था, उस मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें मिलती हैं जहाँ से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसे कि सबसे बड़ा सोर्स है इसको जानने का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी हुई है। और और भी बहुत सारे ब्राह्मण साहित्य हैं, जैसे विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, और जो कथा सरित सागर है सोमदेव का। तो कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं तो जो दीपवंश है, महावंश है, महाबोधि वंश है, तो और दिव्यावदान हो गया। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है बौद्ध धर्म के बारे में। और जैन ग्रंथों की बात करें तो भद्रबाहु का एक कल्पसूत्र है, और परिशिष्ट पर्वन लिखा है हेमचंद्र ने। तो कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसमें केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन था, और उससे नीचे भी संस्थाएं हुआ करती थी। स्टार्ट करते हैं। मौर्य प्रशासन जो था उसमें राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, लेकिन जो उसकी व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट बात करते हैं। मौर्य शासन में जो मंत्री और पुरोहित होते थे, उनकी नियुक्ति के समय एक परीक्षण होता था। उस परीक्षण को उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो पूछेगा उपधा परीक्षण क्या है? तो जब मंत्रियों की और पुरोहितों की नियुक्ति होती थी, तो उस टाइम पे जो उनकी टेस्टिंग होती थी उसे हम उपधा परीक्षण कहते थे। मौर्य साम्राज्य में सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौटिल्य ने बताया है, और कौटिल्य जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से उसकी तुलना करी जाती है। सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं तो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग गिनाए गए। सबसे ऊपर रखा गया राजा, देन अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। और साम्राज्य में जो 800 गांव होते थे उनका जो समूह था उसे स्थानीय कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। और इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो याद भी करना इनको। 800 गांवों का जो समूह था उसे स्थानीय कहा गया, और 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। जबकि 200 गांवों के समूह को खरवाटिक कहते थे, और 100 गांवों के समूह को हमने संग्रहण नाम दिया है। तो पूछेगा मौर्य साम्राज्य में संग्रहण क्या था? तो 100 गांवों का समूह था। अगला बात करते हैं। जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, तो पाटिलपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है, एक पुस्तक है इंडिका। किसकी है? मेगस्थनीज की। तो पूछेगा इंडिका नामक पुस्तक में किसके विषय में किसके प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो आंसर है पाटिलपुत्र के विषय का, वे प्रशासन का वर्णन मिलता है। केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी होते थे, तो केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तो क्वेश्चन क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ का संबंध किससे था? तो जो शीर्ष अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं को हम क्या कहते थे? उन्हीं को, शीर्ष अधिकारियों को ही हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और इनकी टोटल संख्या 18 थी। बात करते हैं केंद्र से नीचे था प्रांत। और प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो अशोक के समय सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जो प्रांतों की संख्या थी वो 5 थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 भागों में इसे बांटा था अपने प्रांतों को, और जो इन 4 भागों को ही उसने चक्र कहा था। बात करते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र थे। तो जैसे सबसे पहला हो गया उत्तरापथ, और जो उत्तरापथ की राजधानी थी वो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोशली राजधानी थी। प्राची पाटिलपुत्र की राजधानी थी। आगे बात करते हैं। एक था आहार या विषय। तो सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर था केंद्रीय प्रशासन, उसके नीचे प्रांतीय प्रशासन, और फिर थर्ड नंबर पे आता था आहार या विषय।
विषयपति के अधीन हुआ करते थे विषय आहार। तो पूछेगा आहार या विषय के, जो पूरा आहार या विषय था वो किसके अधीन था, या फिर उसके मुखिया को, अध्यक्ष को क्या कहते थे, विषयपति कहा जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था, तो जिले के प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहते थे। फिर बात करते हैं प्रशासन में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्रामिक हुआ करता था। फिर देखते हैं जो यहाँ पे स्थानिक की नियुक्ति होती थी, जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था, तो स्थानिक के अधिकार में क्या होता था, गोप होते थे। और जो गोप था, एक गोप के अधिकार में 10 गांव होते थे। ओके, स्थानिक जिले का प्रशासनिक अधिकारी था और एक जो स्थानिक था उसके अधिकार में गोप आते थे और एक गोप के अधिकार में 10 गांव होते थे। फिर समाहर्ता के अधीन जो क्षेत्र आता था उसे प्रदेष्टि कहा जाता था। तो प्रदेष्टि का संबंध मौर्य काल में किससे, तो समाहर्ता के अधीन आने वाला क्षेत्र प्रदेष्टि कहलाता था। नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई देख चुके हैं। नगर प्रशासन की बात करते हैं तो कहते हैं नगर प्रशासन 6 समितियों में बटा था। जो मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन था वो कितने भागों में बटा हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन 6 समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5। तो कुल मिलाकर के नगर प्रशासन के अंतर्गत कुल कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। और नगर में अनुशासन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, रक्षण कहलाता था। कभी कभी क्या हुआ है कि इन 6 समितियों में से आपको किसी समिति के बारे में पूछ लेता है, या फिर थोड़ा सा क्रम याद रखेंगे। जैसे पहली समिति क्या होती थी, उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी। तो पहली क्या थी, उद्योग और शिल्प से संबंधित थी। उद्योग और शिल्प के बाद जो दूसरी समिति थी उसका संबंध था विदेशियों की देखरेख से। तीसरी समिति क्या थी, जनमरण से। तो पहला क्या है, उद्योग शिल्प, उद्योग शिल्प के बाद विदेशियों का देखरेख। फिर क्या है, जन्म और मरण का लेखा जोखा। चौथे नंबर की क्या थी, व्यापार और वाणिज्य। पांचवी थी जो निर्मित वस्तुएं हैं उनके विक्रय का निरीक्षण करना था। और सबसे लास्ट में थी बिक्री कर वसूल करने वाली समिति। तो आप याद रखेंगे कम से कम एक दो, कि पहली का संबंध किससे था, उद्योग और शिल्प की निरीक्षण से था। दूसरी जैसे क्या हो गई, विदेशियों की देखरेख करना हो गया। चलते हैं आगे। यूनानी स्रोत के अनुसार जो दो नाम हैं, 2-3 पद हुआ करते थे। जैसे एक था एग्रोनोमई, दूसरा था एंटीनोमोई और तीसरा था सैनिक अधिकारी। तो यूनानी स्रोत के अनुसार 3 भाग मिले इसके। एग्रोनोमई क्या था, ये मार्ग निर्माण अधिकारी भी हुआ करता था और ये जिला अधिकारी भी था। जबकि एंटीनोमोई क्या था, नगर आयुक्त था। तो पूछेगा यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमोई क्या था, तो या तो आप बताएंगे मार्ग निर्माण का अधिकारी था या फिर उसे ही जिलाधिकारी कहा गया। सैनिक प्रबंध की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे अंतपाल कहते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि अंतपाल का संबंध किससे था। तो जो सैनिक प्रबंध की देखभाल करता था वही क्या था, वही जो है अंतपाल कहलाता था, जो सैनिक प्रबंध की देखभाल करता था। ओके, आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के जो अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से अधिकारी थे वो देखते हैं। रज्जुक, ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी था उसे रज्जुक कहा जाता था। और रज्जुकों को अशोक कहता है, अशोक के सबसे नजदीकी अधिकारी जो थे उनको रज्जुक ही कहा गया है। फिर था प्रादेशिक। तो अशोक के अभिलेखों में जिलाधिकारी को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक। जबकि जो तुम्हारा एग्रोनोमोई है उसमें जिलाधिकारी है तो उसका क्या नाम है, एग्रोनोमोई। मतलब कि यूनानी स्रोत के अनुसार जिलाधिकारी कौन, एग्रोनोमोई। अशोक के अभिलेखों के अनुसार प्रादेशिक को जिलाधिकारी समझा गया। महामात्र क्या थे, उच्च अधिकारी होते थे। और जो सम्राट को सूचना देने वाले व्यक्ति होते थे उन्हें प्रतिवेदक कहा जाता था। ओके, फिर है जो चंद्रगुप्त की सेना के बारे में। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसी ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा कि किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा, जस्टिन ने। फिर बात करते हैं कि जो हमारे मौर्य साम्राज्य में देखा था हमने कितने, 18 अधिकारियों की संख्या का उल्लेख मिलता है। तो देखते हैं कुछ अधिकारियों का नाम और वो किस पद से संबंधित थे। जैसे कि एक सबसे बड़ा और सबसे ऊपर पद होता था उस टाइम का, पुरोहित या प्रधानमंत्री।
और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। या पुरोहित कौन था? प्रधानमंत्री, या फिर उसको क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। चाणक्य का क्या नाम है? इसी को कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। और हाँ, चाणक्य का एक नाम और है जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसे द्विजर्षभ कहा गया है, तो चाणक्य को ही द्विजर्षभ कहा जाता है। फिर बात करते हैं, अगला और इंपॉर्टेंट पद था समाहर्ता। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, समाहर्ता और सन्निधाता। बार बार कंफ्यूजन भी होता है इन दोनों को लेकर के, तो आप याद रखेंगे समाहर्ता क्या था? वित्त मंत्री। सन्निधाता क्या था? ये राजकीय कोषाध्यक्ष का अधिकारी हुआ करता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। दंडपाल पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहते थे। आटविक, आटविक किसका था? वन विभाग का प्रबंधन करने वाला था। तलार रात्रि करने का अधिकारी। जो चुंगी का संरक्षक था उसे बलाधिप कहा गया है। फिर है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में इनके अलावा 26 अध्यक्षों का और उल्लेख किया गया है। तो हमें 26 नहीं पढ़ने हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं। जैसे लक्षणाध्यक्ष, तो ये मुद्रा और टकसाल का अधिकारी था। ठीक है। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि से संबंधित था। नवाध्यक्ष नौसेना से संबंधित था। अकराध्यक्ष खान से संबंधित था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनानी लेखकों के द्वारा ये जो अर्थशास्त्र के 26 अधिकारी थे इन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया। फिर है जो सहसाधिपति है, एक पद है, ये किससे संबंधित था? तो चोरी डकैती के मुकदमों को देखने वाला वो कौन था? सहसाधिपति था। ग्रामीणों से कर वसूली जो करता था उसे पट्टाकोल कहते थे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ग्रामीणों से कर वसूली करने वाला क्या कहलाता था? पट्टाकोल कहलाता था। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, जो मौर्यकालीन साम्राज्य है। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो पूछेगा न्याय की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम सभा न्याय की सबसे छोटी इकाई थी। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा भी निर्णय देती थी। फिर कहते हैं अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था या फिर उसके न्यायालय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक न्यायालय था उसका नाम था धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन। क्या क्वेश्चन बन सकता है? मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय का संबंध किससे था? तो कंटक शोधन। या फिर कंटक शोधन किससे संबंधित था? न्याय से। और न्याय में किससे? फौजदार से। धर्मस्थीय की बात करते हैं तो जो नागरिक विवाद थे उनका निपटारा करना, जैसे दीवानी अदालत। ठीक है। और यहाँ पे जो अपराधी लाए जाते थे, अपराधियों को क्या कहा जाता था? वाक पौरुष या फिर दंड पौरुष कहा जाता था। तो धर्मस्थीय अपराधियों को क्या कहते थे? वाक पौरुष या फिर दंड पौरुष से कहा जाता था। आगे देखते हैं जो गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो विभाग था यहाँ का, उसके अधिकारी को या फिर वहां के मंत्रियों को महामात्य सर्प भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसी महामात्य सर्प को कौटिल्य ने गुण पुरुष कहा है। बट क्या होता है कि गुण पुरुष को अगर विदेशी लेखकों के हिसाब से बात करेंगे, जैसे विदेशी लेखक हो गया एरियन, एरियन गुण पुरुष को ओवरसियर कहता है। जबकि स्ट्रैबो ने कहा है कि जो गुण पुरुष थे उन्हें इंस्पेक्टर कहा था उसने। तो क्या है? गुप्तचर व्यवस्था थी, और गुप्तचर व्यवस्था का नाम किस नाम से मिलता है? महामात्य सर्प कहते हैं। बट अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कह दिया, किसने कहा? कौटिल्य ने। और इन्हीं गुण पुरुषों को एरियन ने कहा कि ये ओवरसियर है, और स्ट्रैबो ने कहा कि ये क्या है? इंस्पेक्टर है। ओके, आगे बात करते हैं। जो गुण पुरुष होते थे उनके अलावा कुछ महिलाएं भी इस गुप्तचर विभाग में थी। तो जो स्त्री गुप्तचर थी उनको किन किन नामों से जानते थे? वो था वर्षली, बिच्छुकी और परिव्राजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे के सारे मैंने एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं, तो ये सारे आपको रेडी करके ही रखने हैं। आगे बात करते हैं, एक प्रकार की जमीन हुआ करती थी। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलते हैं राजस्व या फिर कृषि के बारे में। जो मौर्य साम्राज्य था उसके एक जमीन थी, उसका नाम था अदेव मात्रक। तो वो कैसी जमीन थी? ऐसी खेती थी या फिर ऐसी अच्छी खेती थी जहां अगर बरसात नहीं भी होती है तो वहां पर अच्छी कृषि मिल जाती थी। तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते थे? अदेव मात्रक। ओके। फिर भूमि कर 2 प्रकार से लिया जाता था, जैसे सेतु कर भी था और वन कर भी था। ओके। अब एक वर्ड है हिरण्य। पूछेगा मौर्य काल में हिरण्य था, आपको बताना है हिरण्य क्या था। जो टैक्स था
अगर वो नगद ले लिया जाए तो उसी को क्या नाम देते थे? उसी नगद कर को हिरण कहा जाता था। सेतुबंध क्या था? ये सिंचाई से संबंधित प्रबंध करने वाला था। एक था विष्टि। विष्टि क्या था? बेगार या निःशुल्क श्रम जो इससे करवा ली, इसको बेगार। बेगार का मतलब होता है कि काम करवा के पैसे वापस न देना। और बेगार से बचने के लिए मूल अधिकारों में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद नंबर 22 और 23 में क्या बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आर्टिकल नंबर 23 में इसका उल्लेख है। बात करते हैं आगे। क्षेत्रक किसको? भूस्वामी को क्षेत्रक कहते थे। फिर एक वर्ड है उपवास। ये किसे कहा जाता था? काश्तकार को कहते थे। तो क्षेत्रक कौन था? भूस्वामी था। और उपवास क्या था? काश्तकार थे। फिर है भाग और बलि। ये भी राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। और बलि की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा वैदिक काल था वहाँ पे क्या है, एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था और इसको धीरे धीरे जनता पर जो है जबरदस्ती लाद दिया गया। तो ये बलि एक टाइप का टैक्स ही था। आगे बात करते हैं। कुछ सिक्कों की जानकारी मिलती है और व्यापार से संबंधित कुछ अन्य वस्तुएं हैं। देखते हैं जरा सा। एक सिक्का है तांबे का, तो पूछेगा मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? मासक कहते थे। या फिर मासक किस काल में चलाई गई मुद्रा थी? तो किस काल में? मौर्य काल में। क्या था? तांबे की मुद्रा को क्या कहते थे? मासक कहते थे। और जो तांबे का छोटा सिक्का होता था उसे काकड़ी कहा जाता था। ओके। फिर बात करते हैं। ये वस्त्र के कुछ प्रकार हैं, उस टाइम के वस्त्रों के प्रकार, जैसे कासी, पुंड्रू, दुकूल, छौम। तो ये क्या है? वस्त्र हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। उद्योगों की संस्थाओं को श्रेणी कहते थे। तो पूछेगा उद्योग की संस्थाएं क्या कहलाती थी? श्रेणी कहलाती थी। श्रेणी न्यायालय का प्रधान जो होता था, मतलब कि इन संस्थाओं के न्यायालय का जो प्रधान था उसे क्या कहते थे? महाश्रेष्ठी कहते थे। फिर है जो व्यापार था वहां का, तो बंदरगाह दो हैं जिनका उल्लेख मिलता है। पश्चिम भारत में भृगुकच्छ बंदरगाह था। क्या पॉइंट हो सकता है? भृगुकच्छ बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन दे दिया गुप्त काल, दूसरा दे दिया मौर्य काल। तो पहले तो याद रखना है किस काल में? मौर्य काल में। फिर किस तट पे था या फिर किस दिशा में था? तो पश्चिम भारत में था। और पूर्व भारत में जो बंदरगाह था उसे ताम्रलिप्ति कहा गया। तो ताम्रलिप्ति और भृगुकच्छ क्या थे? ये मौर्यकालीन बंदरगाह थे। ठीक है। आगे देखते हैं। अंतरदेशीय व्यापार सार्थवाहों के माध्यम से होता था। अब पूछेगा सार्थवाह का संबंध किससे था? तो जो व्यापारियों का प्रधान था उसे सार्थवाह कहते थे। ठीक है। आगे है, इस मौर्य काल के समाज के बारे में भी कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। वो क्या है? समाज को 7 भागों में बांट रखा है मेगस्थनीज ने। ठीक है। और जो समाज को 7 भागों में बांटा गया है उनका अलग अलग उल्लेख मिलता है कि कौन कौन सा भाग था, क्या था, चौथे नंबर पे किसको रखा गया। ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है कभी कभी। देखते हैं आगे बाकी। फिर है कि मेगस्थनीज और स्ट्रैबो ये दोनों विदेशी लेखक हैं और दोनों ने ये बात बताई है कि भारत में दास नहीं पाए जाते थे। लेकिन जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। किसमें किया होगा? एक ही पुस्तक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र को ये भी ध्यान रखिएगा आप कि इसके 15 अभिकरण बताए गए हैं। कितने? 15 अभिकरण बताए गए हैं। देखते हैं आगे। और ये जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज ने इस चीज का वर्णन किया है कि जो 7 भागों में 7 वर्गों में बटे हुए लोग थे उनमें सबसे ज्यादा जो थे किसान थे। और वो 7 वर्ग राइट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि पूछता है कि सबसे ज्यादा जिनको संरक्षण मिलता था मौर्य काल में कौन थे? वो चौथे नंबर के वर्ग में बटे हुए लोग थे। चौथा वर्ग कौन सा था? कारीगर और शिल्पी थे। ठीक है। और दार्शनिक पहला था, किसान दूसरा था। और मेगस्थनीज के अनुसार ज्यादा कौन मिलते हैं? तो वही किसान ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य ने तलाक को किस शब्द से परिभाषित किया? मोक्ष। तो मौर्य काल में कौटिल्य के अनुसार मोक्ष क्या था? तलाक को मोक्ष कहा गया। रूपा जीवा कौन होता था? वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। फिर है अनिष्कासिनी। तो नाम से ही क्लियर है, घर से बाहर न जाने वाली जो स्त्रियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। एक टैक्स था उकमाग।
तो उकमाग टैक्स किस में लिया जाता था? सिंचाई का टैक्स था। आपातकाल के समय एक टैक्स लगता था, वो टैक्स कौन था? प्रड़यम। तो प्रड़यम क्या था? एक टैक्स था जो कब लगता था? आपातकाल के समय लगता था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे हुए। देवता कारू, तो मूर्ति बनाने वाले जो शिल्पीकार थे उन्हें किस नाम से जाना गया? देवता कारू के नाम से। चांदी की आहत मुद्राएं चलती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मौर्य काल में दूरी मापने की जो इकाई थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे स्टेडिया कहा जाता था। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग किसके समय लगाए गए? तो ये भारत के प्रथम औषधि बाग तो ये मौर्य काल में ही लगाए गए थे। इतिहास और वीर गाथाओं को याद करने वाले जो मौर्य काल के लोग थे उन्हें मागध या सूत वर्ग के द्वारा संबोधित किया गया है। तो ये था मौर्य काल का प्रशासन, उनका राजस्व स्रोत और उनके समाज का विवरण जो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, और देखेंगे मुगल प्रशासन और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। साथ में अगली क्लास में जो हाल ही में करंट अफेयर है उसका जो खेल संस्करण है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जितना है, जब हम मिलेंगे तो ये पूरा कंप्लीट करके ही मिलेंगे, रट के ही मिलेंगे, ये रेडी ही करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।